जय हिंद। स्वागत है आप सभी का ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं साइंस स्पेशल मॉक टेस्ट। और इसमें हम अभ्यास करेंगे साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो बिना देर के शुरू करते हैं साइंस स्पेशल मॉक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, ये हमें बताना है। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहा गया? आपके ऑप्शन है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या गोल्जी का है। सही जवाब क्या होगा दोस्तों? दोस्तों कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है कि ये भोजन से ऊर्जा मुक्त करता है। ठीक है, भोजन से ऊर्जा मुक्त करता है और इसीलिए उसको कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस। और ये जो ऊर्जा बनती है ना, वो एटीपी के रूप में बनती है, एडोनेसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में बनती है। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए कि माइटोकॉन्ड्रिया से जो ऊर्जा मुक्त होती है वो किस रूप में होती है, तो एटीपी के रूप में होती है। ठीक है, आप याद रखना। और माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, अर्थात कोशिका का पावर हाउस। क्लियर, याद रखिएगा। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि कोशिका में वो जगह क्या कहलाती है, इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, तो राइबोसोम इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। तो ये जरूर याद रखना, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा गया है, तो राइबोसोम को कहा जाता है। ये पूछ लेता है आपके एग्जाम में। ठीक है, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री। यहाँ लिखा गया लाइसोसोम, तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, आत्मघाती थैली किसको बोलते हैं? जवाब होगा सुसाइड बैग ऑफ सेल, वो है लाइसोसोम। देखो लाइसोसोम में ना बहुत सारे ऐसे एंजाइम होते हैं जो हमारी सड़ी हुई कोशिका या मृत कोशिका को डैमेज मतलब ख़त्म कर देते हैं। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कोशिका के आत्मघाती थैली। क्लियर दोस्तों? प्रश्न की बात करें तो प्रश्न में कहा गया था कि कोशिका का पावर हाउस किसको कहा गया? आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ये मैं बताना है दोस्तों कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। आपके ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय, लीवर या पीयूष ग्रंथि। दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, जिसको लीवर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। दोस्तों अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि यूरिया का संश्लेषण कहाँ से होता है, तो यूरिया का संश्लेषण लीवर से होता है। और मैक्सिमम रीजनरेटिव पावर कौन से ऑर्गन की होती है? सबसे ज़्यादा जो पुनर्योजन क्षमता होती है ना, मैक्सिमम रीजनरेटिव पावर, वो लीवर में होती है। इसका क्या मतलब है? देखो जैसे जितनी जल्दी लीवर डैमेज होता है उतनी जल्दी लीवर की सेल बन भी जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो रीजनरेटिव पावर है वो लीवर में होती है। तो ये भी आप याद रखना। और लीवर को मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि माना गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि तो लीवर हो गई, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, तो मैं आपको बता दूं, हमारे मस्तिष्क के केंद्र में ग्रंथि होती है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि, ठीक है। और पीनियल ग्रंथि जो है ना, ये सबसे छोटी ग्रंथि है। तो क्वेश्चन कभी आए कि सबसे बड़ी ग्रंथि वो लीवर और सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि, जो कि मस्तिष्क के केंद्र में होती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया पीयूष ग्रंथि, और पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं, तो ये मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो कभी आपके एग्जाम में पूछा जाए कि मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा गया, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। प्रश्न में पूछा गया था सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत या लीवर? आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों इंसुलिन एक हार्मोन होता है और ये हमारी बॉडी में ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। ब्लड शुगर जो रक्त शर्करा होती है इसको कंट्रोल करता है। और ये कहाँ से निकलता है, तो ये पैनक्रियाज से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है। ठीक है, पैनक्रियाज को अग्नाशय कहा जाता है। और ये जो इंसुलिन हार्मोन है ना, इसकी कमी से हमें क्या हो जाएगा, मधुमेह, डायबिटीज़ हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ हो जाता है। डायबिटीज़ दो तरह का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। ठीक है, याद रखिएगा। तो इंसुलिन हार्मोन किस अंग से निकलता है, पैनक्रियाज में। और पैनक्रियाज में भी कौन सी सेल होती है, बीटा सेल होती है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्लियर दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका रिकेट्स। रिकेट्स एक ऐसा रोग है जो विटामिन डी की कमी से होता है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। घेंगा आप जानते हैं आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। तो आयोडीन की कमी अगर आपके भोजन में चल रही है तो इससे आपकी जो थायराइड ग्रंथि है वो फूल जाती है, जिसे घेंगा बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। अगला प्रश्न, मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? दोस्तों हमको बताना है कि मानव का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन के कारण मानव के रक्त का रंग लाल होता है, हीमोग्लोबिन।
दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि हीमोग्लोबिन का मेन काम क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन जो है ना ये फेफड़ों से क्या काम करेगा, फेफड़ों से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और उस ऑक्सीजन को शरीर के अन्य ऊतकों में भेज देता है। तो एक तरीके से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन का कार्य करता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन लेगा और ये अन्य अंगों तक पहुंचा देगा और अन्य अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर किसको दे देगा, फेफड़ों को दे देगा। तो हीमोग्लोबिन एक तरीके से ऑक्सीजन को कैरी करने का कार्य करता है। और हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो जवाब होगा ये आयरन धातु होती है, लोहा धातु होती है। और इस धातु के कारण मानव के रक्त का रंग लाल होता है। तो दोनों चीज़ें आप याद रखना, हीमोग्लोबिन अगर पूछे तो इसके कारण भी मानव का रक्त का रंग लाल होता है, साथ साथ जो आयरन ऑक्साइड या लोह धातु पाई जाती है इसके कारण भी मानव के रक्त का रंग लाल होता है। क्लियर दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर एक हीमोग्लोबिन क्या है, परमाणु, मान लीजिए कि एक हीमोग्लोबिन अणु कितने ऑक्सीजन पर अणुओं को कैरी कर सकता है, तो एक हीमोग्लोबिन अणु 4 ऑक्सीजन अणुओं को कैरी कर सकता है। ठीक है, ये जरूर याद रखना, आपसे पूछ सकता है। 4 अणु होंगे जो एक हीमोग्लोबिन अणु से उससे बने होंगे। क्लियर, याद रखिएगा। तो हमसे पूछा गया था कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है। दोस्तों हमें को बताना है कि वो रक्त समूह कौन सा है जिसको सर्वदाता कहा जाता है। सही जवाब क्या होगा आपका, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि ओ निगेटिव को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। सर्वदाता रक्त समूह ओ निगेटिव। इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता, नो एंटीजन, नो एंटीजन। तो ये जरूर याद रखना कि कौन से ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं होता, तो ओ निगेटिव में नहीं होता। ठीक है दोस्तों अगर आपसे पूछे सर्वग्राही किसको बोलते हैं, जो सबसे रक्त ले सकता है, सर्वग्राही, तो AB+ को सर्वग्राही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, तो इसलिए इसको बोलता है सर्वग्राही, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्लियर दोस्तों, याद रखना। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो आप बताइएगा कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा रक्त समूह की खोज की गई थी, कार्ल लैंडस्टीनर। क्लियर, याद रखेंगे। प्रश्न में पूछा गया था यूनिवर्सल डोनर, वो जवाब होगा ऑप्शन बी, ओ निगेटिव। अगला प्रश्न, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है विटामिन सी। और विटामिन सी जो है ना ये जल में घुलनशील विटामिन है और इस विटामिन की कमी से एक रोग हो जाता है स्कर्वी। स्कर्वी में हमारे जो मसूड़े होते हैं वो सूज जाते हैं, उनमें से ब्लीडिंग होने लगती है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है और विटामिन सी जल घुलनशील विटामिन है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूं, विटामिन सी केवल प्लांट फूड से आपको मिलता है, ओनली प्लांट फूड। क्या दूध में विटामिन सी होता है, तो आप याद रखिएगा दूध और मांस में विटामिन सी नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि ये केवल और केवल प्लांट फूड से आपको मिलता है। ठीक है, आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जब हम खाना बनाते हैं या सब्जियों को धोते हैं तो सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो खाने बनाते समय ऊष्मा से और साथ साथ सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाएगा, तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है। तो ये जरूर याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है। प्रश्न में पूछा गया था विटामिन सी का रासायनिक नाम, आंसर होगा ऑप्शन बी, एस्कॉर्बिक एसिड। अगला प्रश्न क्या कहा गया, आनुवांशिकी का जनक कौन है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो दोस्तों आनुवांशिकी के जनक हैं कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, आनुवांशिकी का जनक मेंडल को माना जाता है। दोस्तों क्या आप मुझे बता सकते हैं आनुवांशिकता की इकाई क्या है, तो आनुवांशिकता की इकाई है जीन। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछता है कि आनुवांशिकता की इकाई क्या है, तो वो जीन है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्या कहा गया, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दोस्तों प्रकाश वर्ष जो है ना ये दूरी का मात्रक है। सूर्य का प्रकाश एक साल में कितनी डिस्टेंस कवर करता है उसको प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होते हैं, तो सही जवाब क्या होगा कि 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.4 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है, ये आप एग्जैक्ट डाटा आप याद रखना कि एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होते हैं, तो आप बताइएगा 9.46 गुणा 10⁻12 किलोमीटर होते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। सूर्य का प्रकाश एक साल में जितनी दूरी कवर करता है उसको प्रकाश वर्ष कहा जाता है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कहा गया वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है।
दोस्तों वायुमंडल का दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। और बैरोमीटर में कौन सी धातु भरी होती है, तो आप बताइएगा पारा भरा होता है, पारा। क्लियर दोस्तों, याद रखें, अगर बैरोमीटर में पारे का पाठ्यांक अचानक से नीचे गिर जाए, एकदम सटाक से नीचे आ जाए, तो ये संकेत है तूफान आने वाला है। ठीक है, धीरे धीरे नीचे गिरे, धीरे धीरे, तो ये है बारिश, भयंकर बारिश होगी आपकी। ठीक है, और धीरे धीरे ऊपर उठेगा तब तो मौसम क्लीन होगा। तो इसी रीडिंग को पढ़ के मौसम के पूर्व अनुमान की गणना की जाती है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि बैरोमीटर क्या काम करता है, तो वायुमंडलीय दाब मापता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर आर्द्रता को मापता है, ह्यूमिडिटी को मापता है। क्लियर, याद रखेंगे। तो आपसे पूछा गया था वायुमंडलीय दाब मापने के लिए, आंसर होगा ऑप्शन बी, बैरोमीटर। अगला प्रश्न, आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? दोस्तों आकाश का रंग नीला दिखता है, ऑप्शन सी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखता है। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, अवतल लेंस का। ठीक है दोस्तों, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि इसमें पास की वस्तु तो आपको अच्छे से दिखेगी, लेकिन दूर की वस्तु आपको अच्छे से नहीं दिख पाती। यह है आपका निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम क्या है? मायोपिया। ये भी आप याद रखिएगा, इसको मायोपिया भी कहा जाता है। क्लियर दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना के आगे बनता है, याद रखना उसके बारे में। तो आपसे पूछा गया था निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, आंसर होगा अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, ध्वनि की चाल किसमें अधिकतम होती है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, इस्पात अर्थात ठोस में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। और निर्वात में अगर हम बात करें तो निर्वात में ध्वनि की चाल 0 होती है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। यही कारण है कि चांद पर या अंतरिक्ष में दो व्यक्ति आपस में बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि चांद पर कोई भी माध्यम नहीं पाया जाता, हवा नहीं है, जिसके कारण जो ध्वनि है वो गमन नहीं कर सकती। तो आपसे अगर पूछा जाए कि निर्वात में ध्वनि की चाल 0 होती है, लेकिन ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किसमें होगी? ठोस में होती है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों रॉकेट जो है ना, वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, संवेग संरक्षण। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो दोस्तों शुष्क बर्फ जो है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड का रूप होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया ऑक्सीजन। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन के खोजकर्ता थे जोसेफ प्रीस्ले। प्रीस्ले, ये भी आप याद रखना, पूछ लेता आपके एग्जाम में। ऑक्सीजन के खोजकर्ता जोसेफ प्रीस्ले। हमसे पूछा गया था शुष्क बर्फ क्या है, तो वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों साधारण नमक की हम बात करें तो NaCl, सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक कहा जाता है। यह आप याद रखिएगा, NaCl। अगला प्रश्न क्या कहा गया, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है? तो दोस्तों कौन सी धातु है? आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, पारा। पारा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि पारे का आप मुझे कोई अयस्क बता सकते हैं, तो आप याद रखना पारे का एक अयस्क होता है सिनेबार। ये एग्जाम में काफ़ी आपके पूछा जाता है, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो पारे का अयस्क है सिनेबार। और कौन सी धातु अमलगम बनाने का काम करती है? तो अमलगम जो हमेशा बनता है ना, वो पारे के साथ ही बनता है। तो ये भी आप याद रखना, अमलगम में मेन कंपोनेंट किसका होता है? तो पारे का होता है। और पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है। क्लियर, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तो दोस्तों पीतल की जब भी हम बात करते हैं तो ये तांबा और जस्ता से बनता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, तांबा और जस्ता। क्लियर दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि आप बताओ कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है? कैलेमाइन, तो आप क्या बताएंगे? तो आप याद रखना कैलेमाइन जस्ते का अयस्क है। ऑप्शन मतलब ऑप्शन तो नहीं, जस्ते का अयस्क होता है, आप याद रखिएगा। हमसे पूछा गया था पीतल, तांबा और जस्ते का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? दोस्तों विद्युत बल्ब में जो गैस भरते हैं वो है नाइट्रोजन और आर्गन। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, नाइट्रोजन या आर्गन भरी जाती है। दोनों अक्रिय गैस के रूप में कार्य करती हैं, इसीलिए इनको विद्युत बल्ब में भरा जाता है। दोस्तों क्या आप मुझे बता सकते हैं विद्युत बल्ब का जो कांच होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है आपका फ्लिंट कांच, फ्लिंट कांच। तो ये भी आप याद रखना।
अगला प्रश्न क्या कहा गया, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दोस्तों चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होगा, आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, फार्मिक अम्ल। चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। ये लिखा गया एसिटिक अम्ल, तो सिरके में कौन सा अम्ल होता है, तो वो होता है एसिटिक अम्ल। ओके, याद रखना। नींबू की बात करें तो नींबू में सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है, ये जरूर याद रखना। एक और आप याद रखना ऑक्जेलिक अम्ल, जैसे आपसे पूछेगा टमाटर में या पालक में कौन सा अम्ल होता है, तो ऑक्जेलिक होता है। हमसे पूछा गया प्रश्न में फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। अगला प्रश्न, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है। दोस्तों कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है आपका हीरा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, हीरा। क्लियर दोस्तों, याद रखेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारत में हीरे की खान है पन्ना, मध्य प्रदेश में, तो ये भी आप याद रखना। अगला प्रश्न क्या कहा गया, मानव शरीर की सबसे लंबी और भारी हड्डी कौन सी है। तो मानव की सबसे लंबी और भारी हड्डी कौन सी है, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, फीमर। फीमर मानव की सबसे लंबी और भारी हड्डी है, और ये जांग में होती है। ये भी आप याद रखना, आपसे पूछ सकता है। अगर आपसे पूछे मानव की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो दोस्तों मानव की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस, स्टेपिस, और ये कान में होती है। तो ये भी आप याद रखना, मानव की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस। दोस्तों क्या आपको पता है कि हड्डी से हड्डी को मिलाने वाला जोड़ क्या कहलाता है। तो दोस्तों हड्डी को हड्डी से मिलाने वाला ऊतक, इसको बोला जाता है क्या, तो इसको बोलते हैं हम लिगामेंट्स। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है, तो लिगामेंट्स बोला जाता है इसको, लिगामेंट्स। ये जरूर याद रखना, आपसे पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछेगा कि हड्डी से हड्डी को मिलाने वाला जोड़ क्या कहलाता है, लिगामेंट्स कहलाता है। बहुत आता है एग्जाम में, क्लियर, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा गया, भूख प्यास और नींद, भूख प्यास और नींद का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो मानव की भूख प्यास तापमान इनको नियंत्रित करता है, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस वो भाग है जो मानव की जैविक घड़ी को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये तनाव के समय, प्रेम के समय, ठीक है, सेक्सुअल एक्टिविटी के समय ये एक्टिव रहता है। तो और ऐसा कहा जाता है 7 सेकंड तक अगर आप किसी को देख लेते हैं तो इमोशन को जन्म भी देने लगता है ये हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस आपका प्यार का सेंटर है, प्यास का सेंटर है, भूख का सेंटर है, नींद का सेंटर है। ठीक है, ये आप याद रखना। और इमोशन का सेंटर भी हाइपोथैलेमस है और ये मस्तिष्क में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया, मानव शरीर में वॉइस बॉक्स कौन सा होता है। दोस्तों वॉइस बॉक्स की बात ये हो रही है कि जहाँ से हमारे गले में आवाज़ उत्पन्न होती है वो जगह कौन सी है, आंसर होगा ऑप्शन बी, लैरिंग्स होता है। ठीक है, लैरिंग्स। लैरिंग्स आपके गले में ना गुठली टाइप होगी, छोटी सी एक गांठ होती है गले में, तो वही होता है लैरिंग्स, और वहीं से हमारी आवाज़ बनती है। तो मानव शरीर का वोकल बॉक्स क्या है, वो होता है लैरिंग्स होता है। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न क्या कहा गया, श्वसन केंद्र में श्वसन केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में स्थित होता है। कहने का मतलब दोस्तों मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो मनुष्य के श्वसन को नियंत्रित करता है। तो सही जवाब क्या होगा, मेंडुला ओब्लांगाटा श्वसन केंद्र को नियंत्रित करता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, ये हमारे पश्च मस्तिष्क में होता है। और जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं हमारे बॉडी में होती हैं, अनैच्छिक, ठीक है, इनवॉलेंट्री रिएक्शन जो होती हैं, अनैच्छिक क्रियाएं, इनको कंट्रोल करता है। जैसे हमारी हार्ट बीट हो गई, हमारा ब्लड प्रेशर हो गया, या पाचन की क्रिया हो गई। ठीक है, उन सबको कंट्रोल करता है। छींकना हमारे जो क्रिया, अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र है एक तरीके से। तो ये जरूर याद रखना, अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र कहाँ होता है, तो मेंडुला ओब्लांगाटा, साथ साथ श्वसन केंद्र मेंडुला ओब्लांगाटा। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, फेफड़ों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है। तो दोस्तों फेफड़ों की संरचनात्मक इकाई होती है एल्वियोली। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, एल्वियोली। क्लियर, याद रखना। अगर आपसे पूछे कि किडनी की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है, तो वह है नेफ्रॉन। और ब्रेन की वो होता है न्यूरॉन, ब्रेन की न्यूरॉन होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया, श्वसन मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, आंसर होगा ऑप्शन बी, स्पाइरोमीटर। श्वसन को मापने का के लिए यूज किया जाता है स्पाइरोमीटर। दोस्तों यहाँ पर लिखा गया स्फिग्मोमेनोमीटर, तो ये बीपी को मापता है, ब्लड प्रेशर को मापता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना, ब्लड प्रेशर को मापता है स्फिग्मोमेनोमीटर। क्लियर, याद रखने। अगला प्रश्न क्या कहा गया, किस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। तो स्ट्रेंजर गैस कहा गया जीनोन को। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, जीनोन गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया है,
पेंसिल की लेड बनाने में किसका उपयोग होता है? दोस्तों कच्ची पेंसिल की जो निब होती है, जो नोक होती है, वो बनती है ग्रेफाइट की। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, ग्रेफाइट। ये कार्बन का अपर रूप होता है, तो ये आप याद रखना। क्लियर, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा गया? परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो परमाणु के नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो चैडविक ने की थी। ठीक है, चैडविक जो है ये न्यूट्रॉन की खोज करता है, और थॉमसन इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था। क्लियर, याद रखना। हमसे पूछा गया था नाभिक की खोज, रदरफोर्ड। अगला प्रश्न क्या कहा गया? फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए हम प्रयोग करते हैं एथिलीन या एसिटिलीन का। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट। अच्छा, और भी यहाँ भी क्वेश्चन। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों खाने के सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। इसका सूत्र होता है NaHCO3, NaHCO3। क्लियर, याद रखना। दोस्तों क्या मुझे आप बता सकते हैं कि रोटी किस गैस के कारण फूल जाती है? रोटी किस गैस के कारण फूल जाती है? तो आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। याद रखना, पूछ लेता है। तो खाने के सोडे का रासायनिक सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्लियर दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट साइंस स्पेशल, हमने प्रश्नों का अभ्यास किया। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे नए मॉक टेस्ट में मॉर्निंग में। तब तक के लिए थैंक यू।